अ, आज हम फिर से क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्ट्री। इसका पहला से वीडियो जो है वो बन चुका है, आप उसे पढ़े होंगे। मैं भी उसके आगे हम लोग अब अगला जो पार्ट है, सेकेंड एंड आखिरी पार्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ का। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि इतिहास क्या होता है, ठीक है, और नामकरण कैसे हुआ है भारत का। तो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग साक्ष्य देखते हैं जिससे भारत का नामकरण किया गया था। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, यानी कि हर्षवर्धन आखिरी ऐसा शासक था जिसने भारत को यूनाइट करके रखा, अर्थात एक सूत्र में बांध कर रखने का प्रयास किया, और उसके मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते थे, पॉलिटिकल, अर्थात उस समय राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, अर्थात आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। जो गरीब लोग थे उनकी तो आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन जो अमीर लोग थे उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, व्यापार अच्छा होता था, कृषि अच्छी तरीके से होती थी, और भी बहुत सारे फायदे हुआ करते थे। अब हमें पढ़ना है रिलीजन। रिलीजन मेडुअल पीरियड के दौरान, अर्थात मध्यकाल के दौरान रिलीजन जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां आ गई थी, दुर्व्यवस्थाएं आ गई थी, बुराइयां फैल गई थी, जिसमें बदलाव की आवश्यकता थी। और उसी दौरान बदलाव हुए थे, बहुत से ऐसे संत हुए, साधु हुए, जिन्होंने समाज में व्याप्त और धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन के कुछ मुख्य जो सेंट हैं, अर्थात संत हैं, जैसे कि गुरु नानक देव हैं, कबीर दास हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से मुस्लिम समाज में जो फैली व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का भी प्रयास किया गया, और उसे सूफीवाद कहा गया, सूफीज्म अर्थात सूफीवाद कहा गया। उसके बहुत से ऐसे संत हैं, जैसे कि बख्तियार काकी हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया था। अब आगे आते हैं कि इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज, अर्थात साहित्यिक संसाधन, ठीक, और दूसरा होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, अर्थात पुरातात्विक साधन। तो सबसे पहले हम लोग लिटरेरी सोर्सेज पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में विशेषतः लिखित जो पुस्तकें होती हैं वो आती हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लेखक हुए, शासक, जिन्होंने शासकों के बारे में, या फिर उस समय के राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में, या फिर समाज के बारे में, धर्म के बारे में लिखने का कार्य किया था। और उन सभी किताबों से हमें अपने देश के उस समय के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसी किताबें जैसे कि आईने अकबरी है, या फिर बाबरनामा है, आईने जहांगीरी है, ठीक है, पद्मावत है, और भी बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। इसके साथ ही साथ फॉरेन जो ट्रेवलर्स हैं, अर्थात जो विदेशी यात्री हैं, जो हमारे देश यात्रा करके आए, भारत घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वो भारत का भ्रमण किए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, और उन्होंने वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रक्रियाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में बताया, लोगों के रहन सहन, खान पान के बारे में बताया, उनके रिचुअल्स, रीति रिवाजों के बारे में बताया, और उससे भी हमें अपने इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। ठीक, उसके बाद जब हम आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में, तो पुरातात्विक साधन जैसे कि सिक्के हैं, हथियार हैं, या फिर पुरानी इमारतें के अवशेष हैं, उनसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, उस समय के स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, उनकी संपन्नता के बारे में, इत्यादि के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्वाइंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। सिक्के जो होते थे वो सोने या चांदी के हुआ करते थे, जिसमें राजा या रानी के मुहर हुआ करते थे, या फिर उसमें किसी पक्षी का या फिर किसी भगवान की क्या कहते हैं प्रतिमा बनी होती थी, जिससे यह पता चलता था कि उस समय का राजा उस देवता को माना करता था या वह उसका इष्ट देव हुआ करता था। ठीक इसी तरीके उसके बाद आता है विपंस। विपंस से भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ टेम्पल, अर्थात राजाओं ने ज्यादातर अपने शासन के दौरान मंदिरों का निर्माण करवाया।
ताकि उन्हें इतिहास में याद किया जा सके, तो उस मंदिर के स्थापत्य कला के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलती हैं। ठीक इसी तरह पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं उस समय की कि किस प्रकार की पेंटिंग हुआ करती थी। हमारे देश में मुख्यतः देखा जाए तो मुगल काल के दौरान 2 प्रकार की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। पहले को हम लोग मिनिएचर पेंटिंग करते हैं और दूसरे को वॉल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। मिनिएचर पेंटिंग जो होती है वो छोटे से हिस्से में बनाई गई पेंटिंग होती है और वॉल पेंटिंग पूरी दीवार पर बनाई जाने वाली पेंटिंग होती है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका लेख, शिलालेख। ठीक है, तो शिलालेख भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बहुत जगहों पर खुदाई से शिलालेख मिले हैं जिसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो वो जो शिलालेख हैं उस पर राजा जो हुआ करते थे वो धार्मिक पुस्तकों के लाइनों को, श्लोकों को लिखवाया करते थे या फिर नियमों को लिखवाया करते थे। उन नियमों को स्थापित करते थे शहरों के बीच में या फिर मुख्य द्वार के पास या फिर जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उसको स्थापित किया जाता था, जिससे उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी स्रोतों से हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानते हैं और इतिहास की कहानी को लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपने महान इतिहास के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में आगे जो जानकारी है हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।